गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने जो कल कक्षा ली थी हिंदी भाषा से संबंधित, उसमें जो मेरे दोस्त विद्यमान नहीं थे, जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो इससे पहले का जो पूर्व हमने जो कल ऑनलाइन क्लासेज में जो वीडियो डाला था, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि उस क्लास को कंटिन्यूटी में लेने के लिए या आज की क्लास उससे आपस में जोड़ने के लिए उसका ज्ञान लेना आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए आप किसी भी प्रकार से उसको मिस नहीं करें। कोई भी जो क्लास है वो अपडेट होती है, तो आप पहले वाला जो नॉलेज है वो आपका उसमें सामंजस्य होना अति आवश्यक है। अगर आज कोई भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चल रहे थे भाषा से संबंधित बात पे। भाषा में हमने कल जो वर्ण विचार, शब्द विचार से संबंधित जो बात करी, उसमें आज हो सकता क्लास में कुछ नए विद्यार्थी भी हो, इसलिए उनको मद्देनज़र रखते हुए हम थोड़ी सी कल वाली जो क्लास है उसको रिपीट करते हुए चलेंगे। हमारा जो कल जो वर्ण वाला जो टॉपिक चल रहा था, हमारा वर्ण विचार से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने पढ़े थे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो ये वर्ण है आपके, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका स्वर वर्ण और एक है आपका व्यंजन वर्ण। ये जो स्वर और ये व्यंजन वर्ण जो हमने कल अच्छी तरह से डिटेल से पढ़े थे, मैं आज नई क्लास में हो सकता है कोई विद्यार्थी, इसलिए ये वर्ण हो गया आपका स्वर और ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण। इसीलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए। ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण। एक आपका ये स्वर वर्ण था, एक ये व्यंजन वर्ण था। हमने कल ये स्वर वर्ण से संबंधित जो बात करी थी कि स्वर किस प्रकार से इनके बिना उच्चारित होते हैं, जिसमें व्यंजनों की हमें आवश्यकता नहीं होती है। स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं। इनका हमने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था मात्रा काल के आधार पर। स्वर का जो वर्गीकरण है वो एक तरह से नहीं होता है विद्यार्थियों, या आप मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थी में नहीं कर सकता क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सभी कर रहे हैं, तो आप इस हिसाब से लीजिए कि आप जो कल स्वरों का वर्गीकरण जो आपने पढ़ा था वो हमारा था मात्रा काल के आधार पर। किसके आधार पे था वो? मात्रा काल के आधार पर। जो हमारे 11 स्वर होते हैं, जो हमारे 11 स्वर होते हैं वो अलग अलग तरह से विभाजित है। वो एग्जाम में एक दृष्टिकोण नहीं होता है, अलग अलग दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा जो कल का दृष्टिकोण था वो था मात्रा काल के आधार पे, और हमने अच्छी तरह से उसका वर्गीकरण प्रस्तुत भी किया था आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से वो आपके ह्रस्व स्वर थे, ये ह्रस्व, ये दीर्घ और ये प्लुत। इन सभी के बारे में मैंने कल आपको अच्छे डीपली तरीके से समझा दिया था कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर जो होता है उसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, और व्यंजन में अर्धमात्रिक होता है तो उसका आधा मात्रा का समय व्यंजन में लगता है। इस प्रकार का जो हमने कल दृष्टिकोण लिया, कल जो हमने इसका दृष्टिकोण लिया था, उसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे तरीके से देखिए आप, हमने कल जो स्वर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो था हमारा मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण था वो कंप्लीट होने के बाद हमारा जो वर्गीकरण है, हम पढ़ रहे हैं स्वर्ग का वर्गीकरण। ये जो आपके स्वर है, स्वर का वर्गीकरण अच्छी तरह से देखिए आप, स्वर्ग का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण। अब ये कल जो हमारा था, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, वो था आपका मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर हम कल पढ़ चुके हैं। अब आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिए आप किस किस प्रकार से इसका वर्गीकरण है। पहले मैं आपके सामने वो लिख देता हूं, मात्रा काल के आधार पे हो गया। इसके बाद आपका जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका मुखा आकृति के आधार पर, मुखा आकृति के आधार पर, मुखा आकृति के आधार पर, मुखा आकृति के आधार पे। नेक्स्ट है आपका इसमें ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। और अंतिम जो है आपका इसमें वर्गीकरण वो है आपका इसमें श्वास, मुख व नासिका, व नासिका के आधार पर, के
आधार पर। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, स्वर का वर्गीकरण, हमने जो कल स्वर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो था हमारा मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर हमने अच्छी तरह पढ़ लिया कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर जो होते हैं, हमारे जो 11 स्वर होते हैं टोटल, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। ये 11 स्वर अलग अलग तरह से इन सभी में विभाजित अलग अलग। एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें अग्र स्वर कौन सा है, किसी में पूछ लिया आपको इसमें समृद्ध स्वर कौन सा है, इसमें विवृत स्वर कौन सा है, इसमें वृत्ताकार कौन सा है, अवृत्ताकार कौन सा है, आपको पूछ लिया अनुनासिक कौन सा है, निरुनासिक कौन सा है। ये प्रकार है इसके सभी, ये हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरह से समझेंगे। बस आप इनका अच्छी तरह से अपने स्वयं के नोट्स तैयार करते जाएं ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार को कन्फ्यूजन नहीं हो। और अगर कोई भी, जब आप पिछली क्लास पढ़ लोगे, ये क्लास पढ़ रहे हैं, उन दोनों का कनेक्शन करने के बाद अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगली क्लास में आपका उसका समाधान भी हो सके। देखिए नेक्स्ट, हम जो ये 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों का वर्गीकरण हम प्रस्तुत करेंगे आज सबसे पहले जिह्वा के आधार पर। ध्यान से देखिए आप, हमने पहले मात्रा काल के आधार पर इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और मात्रा काल के आधार पर जो आपका वर्गीकरण था वो था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई नए विद्यार्थी हैं वो भी ध्यान रखें कि मात्रा काल यानी मात्राओं के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया था। मात्रा क्या होती है? किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है वही मात्रा कहलाता है। और ये जो मात्रा काल के आधार पर हमने कल वर्गीकरण पढ़ा था, ह्रस्व वो एक मात्रिक स्वर होते हैं, उनमें एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ और द्विमात्रिक होता है, उसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। और प्लुत वो उसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। तो इस प्रकार से जो आपके ह्रस्व स्वर हैं, जिसे मूल स्वर भी कह सकते हैं, उसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाए संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और दीर्घ स्वर की अगर हम बात करते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7। तो 4 और 7 कितने हो गए? 11। चलो आगे चलते दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट वर्गीकरण है आपका वो है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर जिह्वा के आधार पे हम अगर इसका वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये होता है आपका 3 तरह से। जिह्वा के आधार पे जो आपका स्वर का वर्गीकरण है वह 3 तरह से। एक है, इसमें देखिए आप, अग्र स्वर, एक होता है इसमें आपका मध्य स्वर, और एक होता है इसमें आपका ये पश्च स्वर। यानी अग्र स्वर ये हो गया आपका मध्य स्वर और ये हो रहा आपका पश्च स्वर। अब आप इसको ध्यानपूर्वक समझिए। अग्र स्वर का मतलब क्या है? इसमें अग्र, मध्य और ये पश्च, इस प्रकार से इसके 3 टाइप हो गए। अब हम ध्यान से देखेंगे इनको। अग्र स्वर जिह्वा के आधार पे स्वर जो हम पढ़ रहे हैं, स्वर का जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, हमारे मुख में या हमारे जीभ के द्वारा, ओष्ठ के द्वारा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं इनका उच्चारण जरूर होता है। और वो उच्चारण के आधार पे हम उनका अलग अलग करते हैं उनको, और अलग अलग करने के दृष्टिकोण से एग्जाम में आप पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो पूछ लिए जिह्वा के आधार पे अग्र स्वर कौन सा है, या मध्य स्वर कौन सा है, या पश्च स्वर कौन सा है, तो आपको अच्छी तरह से आंसर देने होंगे। तो वहाँ पर जैसे हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले कि जिह्वा के आधार पे अग्र स्वर की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया आपका ई और ई, और ये हो गया आपका री, और ये हो गया आपका ए, और ये आई। ये हैं आपके अग्र। अगर हम मध्य की बात करते हैं तो ये आता मध्य में आपका ए, और अगर आप इसको पश्च के हिसाब से चलते हो, इसमें ये ऊ तो ये ऊ, और इसके बाद में ये ओ, और ये औ, और ये अंत में आ गया आपका इसमें आ। ध्यानपूर्वक देखिए, हमने जो जिह्वा के आधार पे स्वर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वो है अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। अगर आपसे पूछ लिया जाए अग्र स्वर कौन से हैं तो आपकी संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं, मध्य कौन सा है और पश्च कौन सा है, आप इसको ऐसे
रट करके नहीं, समझ करके आपको इसको याद करना है। आप इसको बोल करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अग्रस्वर है, अगर आप बात करते हैं कि अग्रस्वर, तो अग्रस्वर में क्या है आपका ई और ई, यानी यहां पर जो आपका अग्रस्वर है वो है आपका यहां पर ई और ई। एक आपका री, ए आई, ई री ए आई। आप इनको बोल के देखेंगे, इनका उच्चारण करके देखेंगे, जीभ के आगे वाला भाग इसमें टच होता है, इसीलिए हम इन्हें अग्रस्वर बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं हम इनको अग्रस्वर? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला जो हिस्सा है वही प्रयोग में आ रहा है, इसलिए ये अग्रस्वर है। और अगर आप मध्य की बात करते हैं, यानी जब हम ए का उच्चारण करेंगे, जब आप इस ए को बोलोगे तो आपके जीभ का मध्य वाला जो पार्ट है वो इसके उच्चारण में काम आएगा, और फिर आप बोलोगे ए, इस तरह से हो जाएगा ए। यह आपका मध्य स्वर होता है। और अगर हम पस स्वर की बात करते हैं, पस का मतलब होता है जीभ का अंतिम वाला हिस्सा, लास्ट वाला हिस्सा, ओ ओ औ आ। इन स्वर को अगर आप बोल करके देखते हैं तो ये आपके पस स्वर में आते हैं। इनका उच्चारण जो है, आपका जो आवाज़ आ रही है निकल करके, वो अंतिम भाग से आ रही है। अब आप इनकी संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी ये होते हैं आपके 5। कौन से हैं ये? अग्रस्वर। अगर आप मध्य स्वर की बात करते हैं ये 1, और अगर आप पस स्वर की बात करते हैं तो ये हो गए आपके 5। अब आप देखिए 5 और 1 कितना हो गया? 6, और 6 और 5 11। हमारे स्वर जो हैं वो 11 हैं, और 11 स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो ये 11 के 11 स्वर आ गए आपके यहाँ पर, 11 के 11 स्वर आ गए। लेकिन इनका जो वर्गीकरण है, हमने जो इनका वर्गीकरण किया है वो किया है यहाँ पर जिह्वा के आधार पर। इसी प्रकार हमने इससे पहले जो किया था वो था आपका मात्रा काल के आधार पर। और मात्रा काल के आधार पे वो 3 प्रकार थे आपके, उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत था। तो ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व में 4 थे और दीर्घ में आपके 7 थे। दोनों मिलाकर के वहाँ पर भी आपके 11 हो गए थे। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, 11 स्वर है, और इनका वर्गीकरण जो है आपने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर दिया। ये क्या है? जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, जो कि अग्र, मध्य और पश्च है। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये था आपके जिह्वा के आधार पर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट मुखा आकृति के आधार पर। अब हम चलेंगे मुखा आकृति के आधार पर। मुखा आकृति के आधार पर देखिए आप ध्यान पूर्वक, मुखा आकृति के आधार पर जो हम स्वर का वर्गीकरण जो प्रस्तुत करेंगे वो किस तरह से होगा। ये मुखा आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो आप इसमें वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे वो किस तरह से होगा। वो होगा आपका 4 तरह से। वह वर्गीकरण आपका प्रस्तुत होगा यहाँ पर 4 तरह से। और 4 तरह से जो आपका वर्गीकरण प्रस्तुत हो रहा है उसमें देखिए आप, हम यहाँ लिख रहे हैं ई और ये री, हमने यहाँ लिखा ए और हमने यहाँ लिख दिया ये आई। इसी तरह से आप इधर देखिए, आपने यहाँ लिखा इधर ये ऊ, इसके बाद आपने यहाँ लिख दिया ये ओ, और यहाँ लिख दिया आपने ये औ। ये जो आपके सामने में आरेख बना रहा हूँ ये आपके समझने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है ताकि आप कंफ्यूज में नहीं हो। अधिकतर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि किस प्रकार से कौन सा समृत है, कौन सा अर्ध समृत है, कौन सा विवृत है। इस प्रकार की इसमें कंडीशन से अप्लाई होती है ना, तो उसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यानपूर्वक देखिए आप, 1 बज गए आपके इसमें मध्य, 1 बज गया आपका इसमें ये मध्य, ये लीजिए आप ये मध्य भी यहाँ पर, ये आपका मध्य आता है यहाँ पर ये ए। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमने जो जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण किया था, आपने यहाँ लिखा ये अग्र, आपने यहाँ लिख दिया ये मध्य, और ये लिख दिया पस।
मैं वही वापस लिख करके लेकिन अलग दृष्टिकोण से समझा रहा हूं आपको, अलग तरह से लिख करके, कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, और वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये दृष्टिकोण हम यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ई री ए आई, इधर है आपका उ ओ औ आ, और मध्य में आ गया आपके इसमें ए। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे यहां से इसके जो टाइप हैं वो किस प्रकार से बोलेंगे आप। ये 1, ये 2, इसके बाद में ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 3, नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका यहां पर 4। अब देखिए आप ध्यान से, ये होगा आपका समवृत्त, ये है आपका समवृत्त, ये हो गया आपका अर्ध समवृत्त, अर्ध समवृत्त, ये हो गया आपका अर्धविवृत्त, ये होगा आपका अर्धविवृत्त, और ये होगा आपका विवृत्त, ये होगा आपका विवृत्त। यानी हम जो वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं वो है आपका मुख आकृति के आधार पर समवृत्त, अर्धसमवृत्त, अर्धविवृत्त और विवृत्त। हमने जो पहले जिह्वा के आधार पर जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो था अग्र, मध्य और पश्च। हमने अग्र, मध्य और पश्च यहां पर भी लिखा है, लेकिन अलग दृष्टिकोण में लिखा है, समझने के हिसाब से लिखा है कि समवृत्त का मतलब क्या होता है, समवृत्त कौन से स्वर वर्ण आते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समवृत्त कौन से हैं निम्न में से, या अर्ध समवृत्त कौन से हैं, अर्ध विवृत्त कौन से हैं, विवृत्त कौन से हैं, आपको अलग करना पड़ेगा। अलग करना पड़ेगा तो वहां पर क्या कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? आपको इनको इस तरह से लिख लेना है। 2 मिनट का काम आप ऐसे लिख करके देख लोगे। ये अग्र, मध्य, पश्च आपने लिख लिया। अब अपने यहां से चलते हैं, ये जो पहली लाइन है इस पहली लाइन को आप यहां तक लेके आ जाइए, यहां से लेकर के और यहां तक, ये आपका नंबर 1। अगर आप दूसरा वाला देखते हैं, यहां से लेकर के यहां से, ये आपकी दूसरी लाइन है, यहां से लेकर के आप इसको मैच करते हुए चलिए कंप्लीट, ये 2, और ये इसके बाद है आपका ये नंबर 3, ये हो गया आपका नंबर 3, और लास्ट में जो आपका बचता है वो है आपका ये नंबर 4। ये नंबर 4 है लास्ट का, ये वाला नंबर 4। अब देखिए आप समवृत्त, समवृत्त का मतलब क्या होता है? सम यानी थोड़ा, कम, यानी ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें मुख को, मुख आकृति के आधार पर पढ़ रहे हमें मुख को थोड़ा खोलना पड़ता है, हमें मुख को ज़्यादा खोलने की जिसमें आवश्यकता नहीं होती है, वो होते हैं समवृत्त। समझ पा रहे होंगे आप? समवर्त, सम का मतलब बिल्कुल थोड़ा, और वृत्त का मतलब गोल बनाने में, गोलाकार रूप देने में। ये ई री उ और उ। अगर आपसे पूछते हैं कि समवृत्त जो है स्वर वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, इनकी संख्या होती है 5। देखिए आप इसमें मुख थोड़ा खुल रहा है। अर्ध समवृत्त जो समवृत्त में खुला था उससे भी कम खुलना, मुख जब आप बोलेंगे ए ओ तो ये उससे भी कम खुलेगा इसमें, ये होते हैं आपके 3। अब देखिए आप अर्ध विवृत्त, एक होता विवृत्त, एक होता अर्ध विवृत्त। विवृत्त में मुख पूरा खुलता है, अर्ध विवृत्त में मुख को पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं है, विवृत्त से आधा खोलना है। इनकी संख्या होती है 2 और इसकी संख्या होती है ये 1, यानी 5 3 8 9 10 और ये 11। समझ में आ गया होगा आपके? ये वही आपके स्वर आ गए 11 के 11, ये 11 के 11 स्वर आ गए यहाँ पर भी। अगर इनमें से मिस हुआ एक भी, कहीं ना कहीं नहीं आया, तो इसका मतलब फिर हमारी काउंटिंग में या अपने कहीं लिखने में मिस्टेक जरूर करी है। तो इस तरह की हमें मिस्टेक नहीं करनी है, हमें इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम उनको लिख रहे हैं, किस प्रकार हम उनको अलग कर रहे हैं। तो ये बात समझ गए होंगे। यानी मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर अगर हम स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं, वो अग्र, मध्य और पश्च लिख करके आप समवृत्त जिसमें मुख कम खुलता है, थोड़ा खुलता है,
अर्ध संवृत जिसमें थोड़ा उससे भी कम खुलता है, विवृत जिसमें मुख पूरा खुलता है, और अर्धविवृत जिसमें मुख विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुलता है। इस प्रकार से अब आपके मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, निम्न में से अर्धविवृत स्वर कौन सा है। आपको क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया गया, आपका ए ये आई और औ दिया हुआ उसके अंदर, या आपका एक दे दिया आई और 3 इसमें से कैसे भी दे दिए। निम्न में से कौन सा, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा आई। निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है, वहां पर दे दिया उ ओ औ आ, तो आपका आंसर होना चाहिए विवृत। अच्छी तरह पता होना चाहिए, विवृत का मतलब होता है मुख का पूरा खुलना। आ हम आपको बोलते तो मुख पूरा खुलता है। इस प्रकार से आप विवृत स्वर को यहां पर अलग करेंगे। समझ गए होंगे आप। यानी मुखा आकृति के आधार पर जो हमने स्वर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया वह आपके चित्र समझ में आ गया होगा। 4 प्रकार होते हैं, समवृत, अर्धसमवृत, अर्धविवृत और विवृत। संख्या आपके सामने लिख दी मैंने। समवृत की संख्या 5 होती है और अर्धसमवृत की संख्या 3 होती है, अर्धविवृत की संख्या 2 होती है और विवृत की संख्या 1 होती है। जब हमने इसको सभी को ऐड किया 5 और 3 8, 8 और 2 कितने हो गए 9, 10, 10 और 1 11। इस तरह से आप 11 के 11 कंप्लीट कर चुके हो। अब आप इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वो है आपके ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं इसके बाद में ओष्ठ के आधार पर। यह है आपका ओष्ठ, ओष्ठ के आधार पर। हाँ, ओष्ठ के आधार पर यानी जो हमारे होठ होते हैं उनके आधार पर। जो होठ होते हैं अपने बोलते समय, तो उनका उच्चारण जो हम कर रहे हैं वो किस तरह से करते हैं, वो हमारा उच्चारण होता है 2 तरह से। एक होता है इसमें वृत्ताकार और एक होता है इसमें अवृत्ताकार। अवृत्ताकार एक हो गया आपका इसमें वृत्ताकार और दूसरा हो गया आपका इसमें अवृत्ताकार। इसे हम वृत्तमुखी भी कह सकते हैं। इसे हम वृत्तमुखी भी बोल सकते हैं और इसे हम अवृत्तमुखी भी बोल सकते हैं। अवृत्तमुखी भी बोल सकते हैं। अवृत्तमुखी देखिए आप, एक आपका इसमें वृत्ताकार और एक इसमें अवृत्ताकार। वृत्ताकार ऐसे स्वर वर्ण जिनको बोलते समय, अगर हम इनको बोलते हैं तो बोलते समय हमारे होठ जो हैं उनको गोलाकार रूप दिया जाता है। जब तक हम होठों को गोल आकार में नहीं, इस तरह से अगर आप इनको गोल आकार में नहीं करते हैं होठों को, तो आप उनका उच्चारण नहीं कर सकते। किस तरह से, देखिए आप, आपने ऊ, ऊ, ओ और औ ये बोला आपने, बोल के देख लीजिए आप अच्छी तरह से। ऊ, ऊ, ओ, औ। अगर आप इसमें अपने जो होठ है उनका आकार अगर आप गोलाकार नहीं देते हैं तो आप इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। किसी भी कंडीशन में आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि आपको होठों को गोल आकार देना ही पड़ेगा। इसीलिए इनको वृत्ताकार या वृत्तमुखी भी कहते हैं। और इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या होती है 4। देखिए आप, इनकी संख्या कितनी होती है 4। जिस प्रकार हर्ष स्वर की संख्या भी 4 थी, वैसे इनकी संख्या भी 4 होती है। लेकिन ये अलग है, वो अलग थे। इसमें ऊ, ओ, औ है। अब है आपके अवृत्तमुखी या आप कह सकते हैं अवृत्ताकार। ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी भी तरह से वृत्ताकार रूप बनाने की होठों को कोई आवश्यकता नहीं हो, वह आपके अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी भी कहलाते हैं। अब इनके अलावा जो बच गए आपके, देखिए आप इसमें क्या क्या है। ए, ये आ, ये ई, ये ई, ये री, ये ए और ये आई।
1 2 3 4 5 6 7। अब आप समझ चुके होंगे, वही जैसे हमारे स्वर की जो संख्या थी ये हो गई 11 और यही संख्या अपने लानी है। यानी ये जो दृष्टिकोण है हमारा, जो हमने ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण किया है, वह वर्गीकरण है आपका वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार वर्तमुखी भी कह सकते हो आप। वर्त का मतलब अच्छी तरह हम जानते ही हैं, गोलाकार रूप देना। अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो गोलाकार रूप देना है, और किसी स्वरों को आप बोल रहे हो लेकिन उनमें गोलाकार रूप देने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो वह होते हैं आपके अवर्तमुखी। जब इनकी संख्या के बारे में पूछ लिया जाए या ये कौन से हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लिया निम्न में से वर्ताकार स्वर कौन सा है, अब वहाँ पर आपको इसमें से ओ दे दिया, बाकी इसमें से दे दिया, तो आप उसको अलग कर सकते हैं। निम्न में से अवर्ताकार कौन सा है, 3 इसमें से दे दिया, 1 इसमें से दे दिया, तो भी आप उनको अलग कर सकते हैं। वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप इनका उच्चारण करके देख लेंगे, बोल करके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकल तरह से। उ ओ औ गोलाकार रूप देना पड़ रहा है, उनमें आपको किसी प्रकार से गोलाकार रूप देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये था आपके ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले हमने मात्रा काल के आधार पर पढ़ा, उसके बाद जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद मुखा आकृति के आधार पर पढ़ा। ये हो गया आपका ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण। और अब जो आपका है वो है मुख, श्वास और नाक के आधार पर। देखिए आप, ये है श्वास, मुख व नासिका के आधार पर। अब देखिए, इसमें जब हम मुख, श्वास, नासिका की बात करते हैं, इसका जो टाइप, जो इसके प्रकार है वो भी होते हैं आपके इसमें दो तरह से। एक आपका इसमें अनुनासिक, और एक होता है इसमें निर्नुनासिक। श्वास, मुख और नासिका के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण है वो अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक के अंदर अगर हम बात करते हैं कि अनुनासिक में क्या होता है, अनुनासिक में ये तीनों ही, यानी श्वास, मुख और नासिका का प्रयोग होता है। इनका उच्चारण करते समय, और इसमें जो हमारे जो 11 स्वर हैं सभी समाहित, जैसे मान लीजिए आपने ये ए, सभी पे चंद्र बिंदु लगाते हुए चलिए आप, ये आ, इस तरह से ये ई, ये ई, फिर ये ई, फिर ये ऊ, फिर ये ऊ, ये री, ये ए, आई, ओ और औ। देखिए आप, अनुनासिक सभी पे हमें चंद्र बिंदु लगाना है। यहाँ पर इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जाता है, चंद्र बिंदु इन पे लगा रहता है। लेकिन देवनागरी लिपि जो हमारी हिंदी की एक लिपि है, जिसमें हमारी हिंदी भाषा लिखी हुई है, उसका एक नियम है कि जब ये किसी शिरोरेखा के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने लगाया कंगन, आपने लिखा कंगन, तो उसके ऊपर जो आप चंद्र बिंदु वाला ये लगा रहे हो वो आपका अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। आपने बोला घोंसला, तो घ पे औ वाली मात्रा लगा रहे हो आप, चंद्र बिंदु साथ में, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो रहा, अनुस्वार में। इस प्रकार से ये 11 के 11 स्वर ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये आपके अनुनासिक स्वर में आते हैं, जिसमें हमें श्वास, मुख और नासिका का प्रयोग करना पड़ता है। और अगर हम निर्नुनासिक की बात करते हैं, अगर हम इसमें निर्नुनासिक की बात करते हैं, ये आपका अंतिम है निर्नुनासिक। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें श्वास और मुख, इसमें नासिका का प्रयोग नहीं करेंगे हम,
ये हो जाता है आपका श्वास और मुख, इसमें नासिका का प्रयोग नहीं होगा। और इसमें हमारे कौन से आते हैं, सभी स्वर इसमें आते हैं। आप सभी स्वर ये नीनुनासिक में ही आते हैं एक तरह से। ये सभी स्वर जो कि हम लिखते हैं ए, ये आ, ई, ये ऊ, री, ए, आई, ओ और ये औ। इस तरह से सभी स्वरों को समाहित किया गया आपके नीनुनासिक में। और ये हमारे 11 हो गए। ये हमारे इनकी संख्या जो है वो होती है टोटल 11। ये 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया आपका नीनुनासिक का वर्गीकरण नंबर 2। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो स्वर का वर्गीकरण हमने 5 प्रकार से पढ़ा है, उसमें कोई भी टाइप आपके रिट में पूछ सकते हैं, एलडीसी वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि स्वर केवल वर्गीकरण एक आधार से नहीं है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये अक्सर विद्यार्थियों को याद रहते हैं, अधिकतर तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको याद रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा इसका वर्गीकरण 5 प्रकार से जो हुआ है, मात्रा काल के आधार पर भी आपको याद रखना है, जिह्वा के आधार पर भी याद रखना है, मुख आकृति के आधार पर भी याद रखना है, और आपके जो ओष्ठ है उसके आधार पे भी याद रखना है, और लास्ट और अंतिम जो आपका वर्गीकरण है वो है श्वास, मुख और नासिका के आधार, वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम इसको पूरा संपूर्ण रिपीट कर लेते हैं दोबारा से। जो शुरू से इसका वर्गीकरण था वो हमारा स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण था। स्वर जो थे वो आपके किस हिसाब से वर्गीकरण, वो आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, वो हम इसको रिपीट कर रहे हैं। और व्यंजन जो है उससे रिलेटेड हम जो अभी नेक्स्ट आगे करेंगे, पता लग जाएगा आप सभी को। तो अब आप देखिए इसमें स्वर का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। स्वर का जो वर्गीकरण वो कितने प्रकार से किया गया है, सबसे पहले है मात्रा काल के आधार पर। क्या याद रखोगे आप, मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आपको याद रह जाएगा। उनकी संख्या कितनी होती है वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। परिभाषाएं भले एग्जाम में नहीं आती, इसकी परिभाषाओं से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता। इसके बाद है आपका जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर भी किस प्रकार से आपका इसमें वर्गीकरण किया गया था वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। मुखाकृति के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया, तीसरा वर्गीकरण मुखाकृति के आधार पर। इसके बाद जैसे हमने ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और लास्ट में जो आपका था वो श्वास, मुख और नासिका के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। यानी हमने स्वर का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया, मात्रा काल के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और श्वास, मुख व नासिका के आधार पर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। इसका जो पहला वर्गीकरण जो हमारे सामने था, इसका जो पहला वर्गीकरण जो हमने मात्रा काल के आधार पर पढ़ा, उसके बाद का जो है जिह्वा के आधार पर, यानी ये हमारा जो वर्गीकरण था, ये वर्गीकरण था हमारा सेकेंड नंबर का, जिह्वा के आधार पर। यानी हमने इसका वर्गीकरण किया था नंबर 2 पे, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर इसका वर्गीकरण था आपका अग्र, हमें याद रखना है अग्र, उसके बाद याद रखना हमें मध्य, और उसके बाद याद रखना हमें पस। अग्र, मध्य और पस। अग्र, मध्य और पस में सबसे पहले अग्र, ये अग्र कौन कौन से हैं, जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। क्या याद रखना है, जीभ के आगे वाले हिस्से से जो बोले जाते हैं उन्हें हम अग्र स्वर वर्ण कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ई, री, ए और ऐ। अगर आपसे पूछे अग्र स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, आपका आंसर होगा 5। क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा इसमें 5। अगर मध्य स्वर की बात करते हैं कि मध्य स्वर वर्ण कितने होते हैं, ये कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, ये होता ओनली ए। हमें याद रखना है कि मध्य स्वर वर्ण ओनली ए है, इसकी संख्या ओनली 1। अगर हम पस स्वर की बात करते हैं, इसमें आएगा दोस्तों उ, ओ, औ और आ। इनकी संख्या होती है आपकी 5। यानी आप अच्छी तरह से रख सकते हैं इनको याद। अग्र स्वर वर्ण जिनकी संख्या 5 है, और पस स्वर वर्ण उनकी संख्या भी 5 है। मध्य ओनली 1 है, मध्य में ओनली ए है, बस इतना सा आपको याद रखना है। ये है आपके जिह्वा के आधार पर।
नेक्स्ट जब हम चलते हैं मुखाकृति के आधार पे, बहुत अच्छा वर्गीकरण है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत, इनमें से जरूर क्वेश्चन उठता है। इनमें से क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार से आप इस चार्ट को ऐसा कैसा अपने नोट्स में उतार लीजिए, उसको ऐसा कैसा आपको याद रखना है। हमने अग्र, मध्य और पस ये जिह्वा के आधार वर्गीकरण किया था। ई और री हमने यहाँ लिखा, इसके बाद हमने उ और उ इधर लिख दिया, एक लाइन में हमने सभी को मिला दिया। ये हो गया आपके समृद्ध। समृद्ध का तात्पर्य इसमें यह है, ऐसे स्वरवर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख को थोड़ा खोलना पड़ता है, वे समृद्ध कहलाते हैं और इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या होती है 5। अगर हम अर्ध समृद्ध की बात करते हैं, ये हो गया आपके ए, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका ओ। ए ओ, इस तरह से 3 हो गए। अर्ध समृद्ध की संख्या 3, उससे कम, उससे भी थोड़ा कम खुलेगा इसमें मुख। और आई और औ, इनका उच्चारण होता है आई और औ। ये आपका अर्ध विवृत, जो कि विवृत की अपेक्षा कम खुलता है मुख इसमें बोलते समय। और आ जो विवृत है, जिसमें मुख पूरा खुलता है आ बोलने में, वो आपका विवृत है। ये भी 1 है। देखिए आप, विवृत ओनली आ आता है। और पस की बात करते हो ना, तो वो मध्य, सॉरी वो भी ए, ओनली 1। ये भी 1 है और वो भी 1 है। आपको अच्छी तरह से याद रखना ये कि मध्य जो है आपका जिह्वा के आधार पे वो ए होता है, और मुखाकृति के आधार पे जो ओनली 1 विवृत है वो आपका इसमें आ होता है। ये आ आपको ऐसे का ऐसा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते दोस्तों। ओष्ठ के आधार पर हमारे जो होठ हैं, इनको किस प्रकार से गोलाकार रूप दिया जाता है, किस प्रकार गोलाकार रूप नहीं दिया जाता है। कुछ स्वर वर्ण जो वर्ताकार, वर्तमुखी जिन्हें हम बोलते हैं, उनका उच्चारण करोगे तो निश्चित रूप से आपको गोलाकार रूप देना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हैं ऊ, आप बोल के भी देख सकते हैं इनको। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो गोलाकार रूप जरूर देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो इनका उच्चारण नहीं कर सकते हमारे, जब तक होठ नहीं हिलेंगे, जब तक इस तरह से इसमें गोलाकार रूप नहीं दिया जाएगा तो आप नहीं बोल सकते। ओ औ, इनकी संख्या आपके सामने 4 है। उ ओ औ, ये आपके 4 है। अगर आपसे संख्या पूछी जाती है कितने होते हैं, तो आप 4 बोलोगे। निम्न में से कौन से और कौन से नहीं है, उ ओ औ, इस प्रकार से बोलेंगे। अवर्ताकार जिन्हें अवर्तमुखी बोलते हैं, इनको बोलते समय आपको किसी तरह से मुख को, ये आपके जो ओष्ठ है उनको गोलाकार रूप देने की आवश्यकता नहीं है। ए बोलो आप, ए आवश्यकता नहीं है। आ ई बोलते जाइए आप, ई री ए आई। कहीं पर भी आपको अपने होठों को गोल आकार देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी, क्योंकि ये आपके ओष्ठ के आधार पर, ये आपके ओष्ठ के आधार पर अवर्तमुखी हैं। ये अवृत्ताकार हैं, इसलिए इनको बोलते समय हमें किसी प्रकार से मुख को गोल आकार रूप देने की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी संख्या भी 7 है। संख्या में बड़ा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। एक बार आप इसको चार्ट बना करके इस तरह से लिख लोगे, उसके बाद आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि दीर्घ स्वरों की संख्या भी 7 होती है, अवर्ताकार की भी 7 होती है। इस प्रकार आपको याद रहनी चाहिए ये। जैसे इधर वर्ताकार है 4 होती है, उधर हर स्वर की भी 4 होती है। इस प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन जो है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। श्वास, मुख और नासिका के आधार पर इसका वर्गीकरण 2 तरह से प्रस्तुत है आपका। एक है अनुनासिक, एक है निनुनासिक। अनुनासिक जिसमें श्वास, मुख और नासिका तीनों का प्रयोग होता है। जब हम इनसे युक्त अगर कहीं पर भी ये स्वर वर्ण लगे हुए होते हैं और अगर आप उनका उच्चारण करते हो तो इन तीनों से ही, तीनों का प्रयोग हुआ, तीनों से आपके जो वायु बाहर निकलेगी। अगर हम इनकी संख्या की बात करते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, जो आपके स्वर वर्ण टोटल, ये स्वर वर्ण जो है आपके 11, ये स्वर जो है आपके दिए हुए 11, इन सभी पर आपने चंद्र बिंदु का प्रयोग किया। इनकी संख्या होती है आपकी 11। कितनी संख्या होती है इनकी? संख्या होती है आपकी 11। अब आगे चलिए नेक्स्ट, ये आपका निनुनासिक, ये है आपका इसमें निनुनासिक। निनुनासिक में क्या होता देखिए आप, जो निनुनासिक था उसमें है आपका श्वास, मुख,
यानी श्वास और मुख की ही इसमें प्रयोग होता है, नासिका का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि कहीं पर चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं हो रहा। चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं हो रहा तो उसमें अनुस्वार भी नहीं बनेगा। अनुस्वार नहीं बनेगा तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सभी जो स्वर हैं आपके इसमें काउंटिंग में आते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, इनकी संख्या आपकी 11 होती है। यानी निरुनासिक जो स्वर वर्ण हैं वो उनकी संख्या होती है हमारे 11। ये हमारा स्वर का वर्गीकरण 5 प्रकार से पूरा हो चुका है। मात्रा काल के आधार मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं और अच्छी तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं। स्वर का 5 प्रकार जो है वर्गीकरण का वो आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि मात्रा काल के आधार पर होता है, जिह्वा के आधार पर होता है, मुखाकृति के आधार पर होता है, ओष्ठ के आधार पर होता है, श्वास मुख और नासिका के आधार पर होता है। तो दोस्तों ये हमारा स्वर का वर्गीकरण था। अब हम थोड़ा व्यंजन से संबंधित बात कर लेते हैं। अब हम जो थोड़ी सी व्यंजन से संबंधित बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हमने उस दिन भी बात करी थी। व्यंजन वर्ण, ये है आपके व्यंजन वर्ण। देखिए प्रतंत्र होते हैं, हमने थोड़ी चर्चा करी थी। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो हमारे वर्ण हैं व्यंजन। अब तक हमने 11 स्वर जो हैं उनके बारे में अच्छी तरह से वर्गीकरण पढ़ लिया, किस प्रकार इनको डिवाइड किया गया है वो हमने पढ़ लिया। अब हमारे सामने जो व्यंजन वर्ण हैं 11 तो आपके समझ में आ चुके, उसके बाद व्यंजन वर्ण होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, वो 52 संख्या चल रही है धीरे धीरे, आप देखते चलिए, क्योंकि 11 हो चुके हैं। अब हम आगे व्यंजनों पे चल रहे हैं। व्यंजनों के बाद भी कौन से और भी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका अयोग वहाँ में काउंट किया गया है, वो सारी संख्या जो है पूरी मिलाकर के आपकी 52 भी होगी और 44 44 शुद्ध वर्ण भी होंगे। जो आपके व्यंजन वर्ण है ये हमने बात करी थी प्रतंत्र, यानी ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण अगर हम करते हैं तो बिना स्वरों के नहीं कर सकते। स्वरों की सहायता से ही हम व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं। ये प्रतंत्र हैं, ये अधीन हैं किनके? व्यंजनों के। आपको अच्छी तरह से याद रहेगा ये कि व्यंजन वर्ण बिना स्वरों के नहीं बोल सकते। क्लियर है? आगे आप देखिए, अगर हम इनका प्रयत्न के आधार पर अगर थोड़ा वर्गीकरण करते हैं, प्रयत्न के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करते हैं, स्पर्श व्यंजन एक, इसमें आगे आपके अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद आपके इसमें ऊष्म व्यंजन। देखिए, हम ओनली सबसे पहले शुद्ध जो आपके वर्ण हैं जिनकी संख्या हमने 44 पढ़ी थी, लिखी थी, हम उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले 11 स्वर वर्ण आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में ये जो वर्गीकरण है ये आपके 33 का है। ये वर्गीकरण आपका 33 व्यंजनों का। तो 33 व्यंजन इसमें आ गए, 11 स्वर उसमें आ गए, तो आपके शुद्ध वर्णों की संख्या आ गई 44। ये तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया। यानी इसमें जो हमारा वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं वो है प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब पहला जो इसमें तात्पर्य आपका स्पर्श व्यंजन से है, उसके बाद होगा आपका अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या जो है मैं भी आपके सामने लिख देता हूं, डिटेल से आगे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाती है वो होती है 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। यानी ये भी 4 और ये भी 4। लीजिए आप 25 + 4 + 4 इजिकल टू हो गया आपका 33। देख लीजिए आप,
ये 33 आ गए आपके। यानी इनका जो वर्गीकरण है 33 और 11, ये शुद्ध वर्ण पढ़ रहे हैं हम। 44 इनकी संख्या है और 44 इनकी संख्या पूरी हो गई आपके सामने। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनका हम किस प्रकार से आगे वर्गीकरण कर रहे हैं, कौन से स्पर्श हैं, कौन से अंतस्थ है, कौन से ऊष्म है, वो आप नेक्स्ट देखिए। वो आपको नेक्स्ट देखना। सबसे पहले होगा आपका स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से वर्ग, देखिए आप, मैं यहां पर वर्ग लिख रहा हूं, कै वर्ग, कै, ये च, ये ट, ये त और ये प। ध्यानपूर्वक देखिए आप सभी दोस्तों, कै, च, ट, त, प, ये वर्ग हैं। वर्ग का तात्पर्य क्या है? इनमें आने वाले जो भी व्यंजन हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन होंगे। अब देखिए आप, कै, च, ट, त, प की बात कर रहे हैं हम इसमें। अब ये होते कौन कौन से हैं ये भी हमारे को इसमें देखना पड़ेगा। कै वर्ग में कौन कौन से हो रहे हैं आपके? कै, ये ख, ये ग, ये घ और ये ण। इस तरह से हो गया। च वाले में कौन कौन से होंगे? च वाले में कौन कौन से होंगे आपके इसमें? च वाले में होंगे आपके च, ये छ, ज, ये झ, ये ण। इसके बाद में है आपका ट वर्ग। ट वर्ग में कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ये अण। हो गए, अच्छी तरह समझ में आ रहा है आपके। इसके बाद नेक्स्ट त वर्ग, त, थ, द, ध और ये न। इसके बाद है आपका प वर्ग, प, फ, ब, भ और ये म। देखिए आप, स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कहीं न कहीं से इनका स्पर्श होता है, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब यही होता है छूना। स्पर्श का मतलब ही क्या होता है? छूना। कहीं न कहीं किसी न किसी पार्ट को छूते हुए इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इनकी संख्या मैंने आपको 25 बताई। अब जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है बनकर के, वो क्वेश्चन किस तरह से बनकर के आता है? निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, इस दृष्टिकोण को आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, इतना ही नहीं है, आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना होगा इसमें। देखिए आप, ये मैंने इस पर एक लाइन खींची इस तरह से। देखिए आप, ये मैंने लाइनें खींच दी यहाँ पर, और ये लाइनें खींचने के बाद ये आपका पूरा एक तरह से जो पूरी एक टेबल है, ये आपकी एक टेबल बन गई यहाँ पर। ये टेबल बनाने के पीछे एक कारण है। ये टेबल मैंने ऐसे ही नहीं बनाई है, ध्यानपूर्वक देखिए आप, क्या रीज़न हो सकता है इस टेबल को बनाने का। मैंने इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींची है। नेक्स्ट, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच गई। इसके बाद में ये लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई, और नेक्स्ट लास्ट आपकी इसमें ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच गई। ध्यान से देखिए आप, ये हो गए आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5। देखो हमने यहाँ लिखा था वर्ग, इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 वर्ग होते हैं इसमें, 5 वर्ग। इसलिए इन वर्णों को कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वर्गीय व्यंजन कौन सा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर कि वर्गीय व्यंजन तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा है। देखिए आप, सभी इन सभी का एक वर्ग बन गया, ये एक वर्ग में समाहित हो जाते हैं जब हम लाइनें खींचते हैं ना। इनके अलावा अगर आप कई भी व्यंजन लिखोगे उसमें कभी वर्ग नहीं बना सकते, इसलिए ही इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब आप देखिए 5 1 लाइन में है, तो 5 ये मल्टीप्लाई 5 हो गया आपके इज इक्वल टू 25।
यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपके 25। इसे हम कौन से वर्ण कह सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए आप, इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, इनका नाम वर्गीय व्यंजन भी है। वर्गीय व्यंजन भी इसका हम उच्चारण करते हैं। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, निम्न में से वर्गीय व्यंजन को आप अलग कीजिए, आप आसानी से उनको अलग कर सकते हैं कि इनमें वर्गीय व्यंजन ये। आप इस लाइन को याद रख लीजिए, ओनली क, च, ट, त और प वर्ग, इसको आपको याद रखना बस। ये जो आप याद रखेंगे अच्छी तरह से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है सभी दोस्तों, धन्यवाद आपको। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो आगे जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।